स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। हमने जैसा कि क्लास शुरू किया था, एक इंग्लिश शुरू किया है यूपीजी के पॉलिटिक्स और फिर हिस्ट्री। आज एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जियोग्राफी। ये जितने मैंने सब्जेक्ट शुरू किए हैं सब पे क्लासेज आते रहेंगे रेगुलर। और जियोग्राफी को मैंने शुरुआत किया तो जियोग्राफी में एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, एकदम बेसिक, एकदम जैसे गरीबी के स्तर से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जिसे या तो कह लें इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ओरिजिन मतलब होता है उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स हम लोग ये पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सभी के मन में ये होता है कि यूनिवर्स कहते किसे हैं, तो मैं उसे समझा रहा हूँ, उसको समझिएगा, खूब अच्छे से समझिएगा। क्योंकि यूनिवर्स क्योंकि बहुत लोग ब्रह्मांड का मतलब नहीं समझ पाते हैं। और बाकी जानते हो भारत में तो एक ही मतलब चलता है कि यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो ब्रह्मा ने किया था। ये राज की बातें सिर्फ भारत के लोग जानते हैं। और यूरोप में जाएंगे तो उनके गॉड ने किया है, बाकी अल्लाह ने किया है। लेकिन हम लोग अब जियोग्राफी की नज़र से देखेंगे तो अलग तरीके से। तो देखिए, ये मान लेते हैं कि ये ग्रह है। ये क्या है? ग्रह। ये कुल क्या है? ग्रह है। कई ग्रहों से मिलकर क्या बनता है? कई ग्रहों से यानी प्लैनेट्स से मिलकर बनता है एक स्टार। क्या बनता है? स्टार, जिसे कहते हैं सूर्य। जब ऐसे कई सूर्य जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, यानी कई सूर्य, सोचिए कि अपने सूर्य के पास 8 ग्रह है, इसी और सूर्य अपना एक छोटा सा तारा है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा तारा है। तो अपने इस छोटे से सूर्य के पास जब 8 ग्रह और कई उपग्रह हैं, तो इसी प्रकार से इससे कुल कई गुना बड़े बड़े तारे हैं। जब इन कई तारों को हम मिला लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जब कई तारे एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उसे कहा जाता है गैलेक्सी। यानी तारों के समूह को क्या कहा जाता है? गैलेक्सी। क्या कहा जाता है? गैलेक्सी। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि प्लैनेट्स के ग्रुप को कहा जाता है स्टार। मतलब प्लैनेट्स का ग्रुप होगा वो किसी न किसी सोलर सिस्टम का भाग होगा, तो किसका भाग होगा? तारे। और तारों के समूह को क्या कहा जाएगा? गैलेक्सी। तारों से जो मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं? गैलेक्सी। जो गैलेक्सी मोबाइल का नाम सुना है ना। और ये गैलेक्सी जो होता है, जो तारे होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, वो जब गैलेक्सी जो कई गैलेक्सी यानी कई तारे जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो गैलेक्सी कहते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? उन्हीं को हम लोग कहते हैं आकाश गंगा। तो गैलेक्सी को ही क्या कह सकते हैं? आकाश गंगा। क्या बोलते हैं भाई? आकाश गंगा। गैलेक्सी को ही क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं, या फिर मिल्की वे कहते हैं। अब ये जो तारे होते हैं एक दूसरे के साथ वो विभिन्न प्रकार की संरचनाओं में होते हैं। लेकिन उससे पहले हम समझें, जब कई गैलेक्सियाँ जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, कई अरबों की संख्या में जब गैलेक्सी जुड़ जाती है, तो इससे जो बनता है बहुत बड़ा सा भाग, उसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड। तो कई ग्रह मिलकर एक तारा बनाएंगे, और कई तारे जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? गैलेक्सी। क्या कहेंगे? गैलेक्सी, तारामंडल कहेंगे। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? जब ये तारामंडल कोई एक निश्चित आकार बना लेते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आकाशगंगा। और कई आकाशगंगाओं से जो मिल के बनेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्स। तो यूनिवर्स एक ही है, जितने भी तारे हैं। अब यहाँ पर एक होता है कि ये जो गैलेक्सी होता है, ये जो तारे होते हैं, ये तारे जो होते हैं ना, ये किसी एक निश्चित संरचना के रूप में पाई जाती है। अगर तारे किसी एक पाथ पर गोले आकार को मिलेंगे तो हम कहेंगे कि हमारा जो आकाशगंगा है उसकी संरचना ऐसी है। कुछ संरचनाएं जो होती हैं वो सर्पिला आकार, यानी कहते हैं कि स्पायरल। वो कैसी संरचना है? स्पायरल आकाशगंगा है। जैसे ये देखिए, अपने पृथ्वी का जो है वो कैसा है? स्पायरल है, सर्पिलाकार है। कुछ का तो कोई निश्चित आकार ही नहीं होता, उसको हम लोग कहते हैं इरेगुलर। ऐसे ही तारे फैले रहते हैं सब जगह, इसी तरीके से तारे फैले होते हैं। इसे हम कहते हैं कि इरेगुलर, यानी कि अनियमित आकाशगंगा है। तो अपना जो पृथ्वी है वो इस प्रकार से गोल सा है। पृथ्वी नहीं, अपना जो आकाशगंगा जिसमें हमारा सूर्य है, हमारा सूर्य जिसमें रहता है वो सर्पिलाकार अपना इसको बोलते हैं आकाशगंगा। अपना जिसमें सूर्य अपना है आकाशगंगा, वो आकाशगंगा कैसा है? स्पायरल है, यानी सर्पिलाकार है। और अपना सूर्य उपस्थित है यहाँ पर। मतलब अपने इस आकाशगंगा में
कुल कई अरब तारे हैं, कुल क्या हैं, कई अरब तारे हैं, कुल कई अरब तारे हैं। और इसमें अपने इस आकाशगंगा में अगर मैं आपको इस माथे से इस माथे पर भेजूं तो आपको कितने वर्ष लग जाएंगे, 1,00,000 प्रकाश वर्ष लग जाएंगे आपको, 1,00,000 लाइट ईयर जिसे कहा जाता है, 1,00,000 प्रकाश वर्ष आपको लग जाएंगे। 1 लाइट ईयर मतलब इस माथे से आपको इस माथे तक चलना हो, मतलब समझ रहे हैं कि अगर प्रकाश की गति से, प्रकाश की गति कितनी होती है, 1 सेकंड में 3,00,000 किलोमीटर, 1 सेकंड में 3,00,000 किलोमीटर जो प्रकाश की चल इतनी रफ्तार से है, आपको आकाशगंगा में अपना जो है यहाँ से अगर आपको इस माथे भेजा जाए तो कितने वर्ष लग जाएंगे, 1,00,000 प्रकाश वर्ष लग जाएंगे। समझ रहे कितना बड़ा है, तो ये अपना बहुत बड़ा नहीं है, इससे भी बड़े बड़े सब आकाशगंगाएं हैं। और जब कई आकाशगंगाएं एक दूसरे से मिले हैं तो उससे क्या बना है, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, बहुत बड़ा एरिया आता है। तो हम लोग आते हैं कि सबसे पहले इन सब चीज़ों के बारे में विचार करना शुरुआत किसने किया था, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई। अब सबके मन में होता है कि ये आखिर उत्पन्न हुआ तो कैसे हुआ, ये यूनिवर्स उत्पन्न हुआ तो कैसे हुआ। तो जैसा कि जानते हैं कि सभी विषयों में सबसे पहले यूरोप में जो व्यक्ति यूनान का था जिसका नाम था अरस्तु, क्या नाम था, अरस्तु। एक चीज़ याद रखना कि जियोग्राफी का जो जनक है वो कहा जाता है इरेटोस्थनीज को, किसे कहा जाता है, इरेटोस्थनीज को। तो उस और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहले अपने विचार जो प्रस्तुत किया था उस व्यक्ति का नाम था अरस्तु। क्या नाम था, अरस्तु। अरस्तु साहब उस वक्त मानते थे कि अपना जो ये यूनिवर्स है, ये जो मैंने कहा ना आकाशगंगा ये है अपनी, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में अपना सूर्य क्या है, बीच में है, और बाकी जितने भी तारे ग्रह उपग्रह हैं सब क्या करते हैं, इसके चक्कर लगाते हैं। अरस्तु साहब ने उस वक्त विचार दे दिया और पूरे यूरोप में इसको मान लिया कि सत्य है। और ये एक नहीं 2000 सालों तक यूरोप में इस बात को सत्य मान के चला जाने लगा। बाद में इसी के आधार पर टालेमी साहब आए, उन्होंने जो अरस्तु साहब ने बात कहा था कि पृथ्वी जो है हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में है, टालेमी साहब ने अपनी पुस्तक जो था उस पुस्तक में नेचुरल जियोग्राफी करके नाम पुस्तक था उनके, उस पुस्तक में इन्होंने बताया था कि हमारी पृथ्वी केंद्र है। इन्हीं अरस्तु साहब का नकल मान लिया किसने, टालेमी साहब। ये ईसा मसीह के जन्म से दूसरी शताब्दी की बात है कि जब टालेमी साहब आए थे तो इन्होंने भूकेंद्रीय सिद्धांत, भूकेंद्रीय को इंग्लिश में बोलते हैं जियो का मतलब होता है भूमि, इसीलिए तो जियोग्राफी नाम है। और सेंट्रिज्म, सेंटर मतलब क्या होता है, केंद्र, तो जियो सेंट्रिज्म थियरी दिया था किसने, टालेमी साहब ने, कि बताया था कि नहीं पृथ्वी केंद्र में, इन्होंने बताया था, टालेमी ने बताया कि पृथ्वी केंद्र में है, अरस्तु साहब का नकल मारा था। फिर बाद में इन्हीं के जो सिद्धांत था 15वीं शताब्दी में इन्हीं की बातों को गलत साबित किया था किसने, कापरनिकस ने। किसने, कापरनिकस ने। तो इन्होंने बताया था, टालेमी साहब ने भू केंद्रीय सिद्धांत, और कापरनिकस ने क्या कहा था, कापरनिकस ने बताया था हेलियोसेंट्रिज्म। आप जब जाएंगे रोम में, इटली को रोम कहा जाता है, तो वहाँ पर सूर्य को कहा जाता है हेलियो, क्या कहा जाता है, हेलियो कहा जाता है। तो हेलियो को जब बीच में कापरनिकस ने माना तो उसे कहा गया हेलियोसेंट्रिज्म थियरी। क्या कहा गया, हेलियोसेंट्रिज्म थियरी, या फिर कहा जाता है हिंदी में कहा तो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत की जितने भी ग्रह उपग्रह हमारे हैं वो किसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो उस वक्त यूरोप में चर्च वालों को बड़ा दबदबा था 15वीं-16वीं शताब्दी में। तो कापरनिकस ने जैसे ही ये बात कहा कि नहीं सूर्य बीच में है, तो चूंकि यूरोप में जो चर्च वाले लोग थे उनका मानना था कि नहीं पृथ्वी केंद्र में है, और ये भी चर्च में ही पादरी भी थे, ये कापरनिकस एक पादरी ही थे, लेकिन इनको जब वास्तविकता के ज्ञान हुआ कि नहीं भाई बीच में तो सूर्य है, तो चर्च वालों ने इनको बड़ा धमकी उमकी दिया कापरनिकस को कि भाई अगर तुमने बात नहीं माना तो फिर जान लो इसकी क्या परिणाम होगा। इनका एक शिष्य था कापरनिकस का, ब्रूनो, क्या नाम था, ब्रूनो। अगर आज आप नेट पे सर्च करेंगे कापरनिकस का कि कापरनिकस ने किस तरीके से माफ़ी मांगा था यूरोप में जब चर्च वालों ने इन्हें बड़ा तंग किया था, क्योंकि चर्च वाले कहते थे कि मेरा डायरेक्ट लिंक किसके साथ है, गॉड के साथ है, ईश्वर के साथ है, और उन्होंने हमसे कहा है कि बीच में कौन है, पृथ्वी है, और बाकी सभी इसके चक्कर लगाते हैं। गॉड से अपना लिंग दिखा लेते थे चर्च वाले लोग। और अगर तुम इस बात को नहीं मानोगे कापरनिकस साहब,
तो तुम्हें भी गॉड से सीधे संपर्क करा देंगे हम, क्योंकि राजा लोग वहाँ के चर्च के खिलाफ नहीं बोलते थे। तो कापरनिकस को कितना टाइम लगता उनका सीधे गॉड से संपर्क कराने में। तो कापरनिकस ने कहा, माफ़ी नेट पे उपलब्ध है उनका, उन्होंने कहा था कि भाई हूँ तो मैं ही सही, लेकिन फिर भी माफ़ी मांगना पड़ रहा है। बड़ा अजीब तरीके से माफ़ी मांगा था। फिर इनका एक शिष्य था जिनका नाम था ब्रूनो। क्या नाम था? ब्रूनो नाम था। कापरनिकस साहब तो मान गए, डर के अपनी जान बचाने के लिए ये तो बातों को मान गए, लेकिन इनका जो शिष्य ब्रूनो था उसने अपने इन सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। उसने कहा कि नहीं, सूर्य बीच में है तो है। इसके लिए चर्च वालों ने ब्रूनो को बीच चौराहे पे जिंदा जला दिया था। इन रूढ़िवादियों ने क्या नहीं किया है, बहुत से लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को घाट पर पहुंचा दिया। तो ब्रूनो साहब को सीधे भेज दिया ब्रह्मांड के केंद्र में कि आप जाइए। मूर्ख लोग थे ये लोग। तो बाद में कापरनिकस इनके जो जियोसेंट्रिज्म थियरी था उसको गलत करके कौन सा सिद्धांत लाया? हेलियोसेंट्रिज्म। फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में एक और वैज्ञानिक आते हैं 20वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, जिसका नाम था फ्रेड हायल। क्या नाम था? फ्रेड हायल। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, स्थायी अवस्था सिद्धांत जिसे कहा जाता है। स्थायी अवस्था सिद्धांत ये कहता है कि न तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और ना ही ब्रह्मांड का कभी नष्ट हुआ है। मतलब ब्रह्मांड सतत रूप से ही बना हुआ है। मतलब ये इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, ये हमेशा से चला आ रहा है और हमेशा ये ऐसे बना रहेगा। मतलब सतत रूप से इसका मतलब न तो ये समाप्त होगा ना ही ये इसकी कोई शुरुआत हुई है। तो ये एग्जाम में पूछ लेता है कि स्थायी अवस्था मतलब स्थायी अवस्था मतलब ना तो कभी उत्पत्ति हुई है ना ही कभी विनाश होगा। इसे कहते हैं स्थायी अवस्था सिद्धांत। तो किसने दिया था? फ्रेड हायल साहब ने। किसने दिया था? फ्रेड हायल साहब ने सिद्धांत दिया था। फिर उसके बाद एक सिद्धांत जो सबसे प्रसिद्ध है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में, जो सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है, बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत जो कि दिया था किसने? लेमैत्रे साहब ने। लेमेंटियर भी आता है, लेमेंटियर भी आता है वो जगह पे, और लेमैत्रे साहब आता है। इन्होंने क्या बताया था? देखिए, इनसे पहले, लेमेंटियर से पहले एक हब्बल नामक वैज्ञानिक थे। हब्बल नामक वैज्ञानिक ने क्या सर्च किया था कि ये जो ब्रह्मांड है हमारा, जो मैंने बताया ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड का हमेशा से क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। ये बात सिद्ध कर दिया था किसने? हब्बल साहब ने सिद्ध कर दिया था। हब्बल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि ब्रह्मांड का यानी यूनिवर्स का हमेशा क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। यानी सभी ग्रह, सभी तारे, सभी उपग्रह एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? लगातार दूर हो रहे हैं। तो और कैसे इन्होंने सिद्ध किया था? तो जानते होंगे कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था केपलर। क्या नाम था? केपलर। इन्होंने ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया था, ग्रहों की गति के सिद्धांत दिया था। और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था डापलर। क्या नाम था? डापलर। डापलर प्रभाव से भी उन्होंने सिद्ध कर दिया था। डापलर जो, जैसे कि अगर ये सूर्य है, यहाँ से किरणें उत्पन्न हो रही हैं, यहाँ पर एक पिंड अपना पृथ्वी है, तो किरणें जब सूर्य से आएंगी तो वो जो 7 प्रकाश होती हैं उनमें अगर ये पिंड जो होता है इससे अगर दूर हो रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा कि जो बैगनी रंग अगर मतलब कि नज़दीक जा रहा होगा तो ये इस पर कलर कौन सा बढ़ता जाएगा? बैगनी कलर इस पर बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि बैगनी का सबसे अधिक क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। मतलब ये सूर्य है, सूर्य से प्रकाश उत्पन्न हो रही है, सूर्य से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है और ये एक पिंड है, तो इसका प्रकाश इस पिंड पे आ रहा है। अगर ये इसके नज़दीक जा रहा होगा तो इसमें जो 7 रंगे हैं, तो ये पिंड किस रंग की तरफ अपने आप को चेंज करेगा? बैगनी की तरफ, क्योंकि बैगनी का प्रकीर्णन बढ़ता जा रहा है, इसलिए अपने आप को बैगनी कलर का चेंज करेगा। लेकिन अगर ये पिंड दूर हो रहा है, इसका मतलब है कि इसका जो रंग बैगनी होगा वो बैगनी से अपने आप को क्या करेगा? रेड कलर में शिफ्ट होगा। इसे कहते हैं हम लोग रेड शिफ्ट थियरी। क्या बोलते हैं? रेड शिफ्ट थियरी बोलते हैं कि जो ये जो पिंड है जितने भी, वो पिंड अपने आप को क्या कर रहे हैं? विस्तार हो रहे हैं। इस रेड शिफ्ट थियरी से मतलब जो बैगनी रंग का होना चाहिए था, अब ये पिंड जो हो रहे हैं, जितने भी पिंड हैं, सब किस चेंज में चेंज हो रहे हैं? अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं रेड में। इसका मतलब हो रहा है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। किसने बताया था ये बात? डापलर ने बताया था। डापलर से ये बात किसने सीख लिया था? हब्बल ने, कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। फिर एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था गैलीलियो। क्या नाम था? गैलीलियो। गैलीलियो साहब ने तो दूरबीन बना के दिखा दिया था कि देखिए भाई सब पिंड कैसे चक्कर लगा रहे हैं, विस्तार हो रहा है। इन व्यक्तियों के विचारों को पढ़ा था कौन? लेमेंटियर साहब ने।
लेमेंतियर साहब ने ये जब देखा कि ये जो पिंड है एक दूसरे से क्या होते चले जा रहे हैं, दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना हब्बल साहब ने बताया कि जब पिंड जो है आज के समय में सभी पिंड एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, सभी ग्रह उपग्रह, तो किसी न किसी जमाने में तो एक जगह रहे होंगे। आज अगर दूर हो रहे हैं भाई तो किसी न किसी जमाने में क्या रहे होंगे, एक जगह रहे होंगे। और जब एक जगह रहे होंगे तो जैसे ये मैं अगर इसको पूरा लूँ तो अगर ये आज दूर है तो किसी न किसी जमाने किसी एक बिंदु पर उपस्थित रहेंगे। तो उन्होंने निकाला था लेमेंतियर साहब ने कि आज से 13.7 अरब साल पहले, कितने साल पहले, 13.7 अरब साल पहले जितने भी ग्रह उपग्रह ये सब जितने भी हैं सभी एक बिंदु पर केंद्रित थे, सब एक जगह। उस वक्त न तो समय की गति चल रही थी, न तो दिन क्या होता है न रात होता है, कुछ भी नहीं चलता था। और जब एक बिंदु पर उपस्थित थे तो उस एक बिंदु पर इसे क्या कहता है, एकक कहा जाता है, या उसे क्या कहा जाता है, एकक। क्या कहता है, एकक या सिंगुलरिटी बोला जाता है। जब एक बिंदु था उसे क्या कहता है, एकक या सिंगुलरिटी बोला जाता है। तो एक जगह केंद्रित बहुत अधिक घनत्व बढ़ रहा था। अत्यधिक घनत्व बढ़ने के कारण, जब घनत्व बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, तापमान। घनत्व और तापमान बढ़ने के कारण इसमें क्या हुआ, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। एक बहुत बड़ा विस्फोट का मतलब 1.39 सेकेंड में ही इस पूरे ब्रह्मांड का क्या हो गया, विस्तार हो गया। यानी कि कई खरबों में क्या हुए, यूनिवर्स उत्पन्न हुए, कई खरबों में तारे उत्पन्न हुए और कई तारों के कई ग्रह बने। 1.39 सेकेंड में ही, इतना कम समय में ही ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। ये बात किसने समझा, लेमेंतियर साहब ने। और लेमेंतियर साहब ने जब इस सिद्धांत को समझाया तो ये जो फ्रेड हायल साहब थे ये सोचे कि पगला गए हैं लेमेंतियर साहब, तो उन्होंने उनके इस सिद्धांत का क्या नाम दे दिया, बिग बैंग सिद्धांत। तो अगर आपसे पूछे कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था तो लेमेंतियर साहब ने। लेकिन अगर पूछा जाए बिग बैंग नाम किसने दिया था तो वो नाम दिया था फ्रेड हायल साहब ने दिया था। किसने दिया था, फ्रेड हायल साहब ने। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, प्राचीन सिद्धांत पूछे तो अरस्तु, टालेमी साहब का पूछे तो भूकेंद्रीय सिद्धांत दिया था, भूकेंद्रीय मॉडल सिद्धांत दिया था। फिर इनका बाद में जो खंडन किया था कोपरनिकस साहब, उसने हेलियोसेंट्रिज्म थ्योरी दिया था, पूछा जाता है कई बार। फिर स्थायी अवस्था सिद्धांत किसने दिया था, फ्रेड हायल साहब ने। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, लेमेंतियर साहब ने। फिर आता है दोलायमान ब्रह्मांड सिद्धांत। दोलायमान ब्रह्मांड सिद्धांत इसने दिया था एक व्यक्ति थे जिनका नाम था संडेज। क्या नाम था, संडेज। उन्होंने बताया कि आज से 120 करोड़ साल पहले, आज से 120 करोड़ साल पहले ये जो पूरा ब्रह्मांड है, बात यहाँ पर हो रही है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है किसी एक बिंदु पे क्या थे, केंद्रित थे। मैं इस ब्रह्मांड को बता रहा हूँ कि जितने भी तारे ग्रह उपग्रह सब हैं किसी एक बिंदु पर क्या थे, केंद्रित थे। अब उनमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ। विस्फोट होने से वो क्या हो रहा है, लगातार उनका विस्तार हो रहा है, लगातार उनका क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। और ये विस्तार कब तक चलेगा, 120 करोड़ साल गुजर चुके हैं, 290 करोड़ साल और विस्तार होगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएंगे, अगर दोनों को जोड़ के देखा जाए तो कितने हो जाएंगे, 410 साल, 410 करोड़ साल, 410 नहीं करोड़ साल, 410 करोड़ साल तक इनका विस्तार होगा। फिर उसके बाद ये क्या होना शुरू कर देंगे, एक तरीके से एक बिंदु थे, इसमें विस्फोट हुआ तो ये विस्तार हो रहा है, 410 करोड़ साल तक ये विस्तार करेंगे। फिर उसके बाद ये क्या शुरू हो जाएंगे, अपने उसी बिंदु पर पहुंच जाएंगे। फिर विस्तार होगा, फिर सिकुड़ेंगे, फिर विस्तार होगा, फिर सिकुड़ेंगे। ये सिद्धांत किसने दिया था, इसी को कहते हैं दोलायमान। दोलायमान को मतलब एक बार विस्तार होना, एक बार अपने उसी स्थिति पहुंच जाना, एक बार विस्तार होना उसी जगह पहुंच जाना। ये सिद्धांत जो व्यक्ति ने दिया था उस व्यक्ति का नाम था संडेज। ये कुछ सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में प्रसिद्ध है। और अब इसमें से अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि सूर्य की उत्पत्ति कैसे होती है, तारों की उत्पत्ति कैसे होती है, तारों की समाप्ति कैसे होती है, ब्लैक होल क्या होता है। अब इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल। तो अभी अगर इसमें कोई बात ना समझ में आई हो कि सर मुझे अभी यूनिवर्स नहीं समझ में आया, गैलेक्सी नहीं समझ में आई, या तारे ग्रह उपग्रह जो भी बात नहीं समझ में आई होगी उसको आप कमेंट कीजिएगा, मैं उन हर एक बात को समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि कमेंट करेंगे, बताएंगे तो उस हिसाब से समझाना थोड़ा आसान होगा कि हाँ ये बात छूट गई थी, ये बात अभी बाकी है, तो उस हिसाब से हम समझाएंगे। तो बस करते हैं जितना ही, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय।